आपका तीस्ता हिमालय पत्रिका की ओर से 14 अप्रैल को साहित्य जगत से जुड़े कुछ विशिष्ट लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दगापुर स्थित माउंटेन ग्रीन होटल के सभागार में पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह 2023 का आयोजन किया गया। पत्रिका की ओर से संपादक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुरस्कार के लिए रायबरेली के जय चक्रवर्ती, जयपुर के शैलेंद्र चौहान, सिवनी की तारावती अग्रवाल, अहमदाबाद के रामकिशोर मेहता और सिक्किम के विजय कुमार झा को सम्मानित किया गया। बहुत खुशी की दिन है आज मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ के अपने सामने दो चार बातें थोड़ा अपनी तरफ से भी करने और सुनने के लिए यहाँ पर आया। और ये सौभाग्य मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे दिया, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ। और सब मेरे परिचित लोग ही हैं यहाँ पे, क्योंकि मैं ये कार्यक्रम से आज से नहीं हूँ, बहुत दिन से हूँ, तो इसलिए सब मेरे परिचित हैं। मैं किसी का बिना नाम लिए अपना दो चार बातें यहाँ रखना चाहता हूँ। लेकिन समझ में आता है कि ये शैलेंद्र जी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, कि वो क्या वहाँ पे आया है, वो बालू से आया है। शैलेंद्र जी को मैं समझता हूँ कि वो बालू वाला जगह है राजस्थान का, नहीं तो वहाँ पे मरोबे, वहाँ पे क्या है कि दुबई बन सकता है, लेकिन लोग नहीं बनाता है। हाँ, लेकिन वहाँ जाके पैसा लगाता है दुबई में, लेकिन अपना राजस्थान नहीं बनाता है। उससे आए। और बेटा जी, हाँ बाप रे, हमारा बेटा जी वो हमारे अहमदाबाद गुजरात से आए, जो एक हम तो सब सोचते हैं कि वहाँ पे तो एक धनी प्रांत है, तो मोदी जी ने भेजा है। हाँ, वहाँ से बहुत धनी प्रांत है हमारे भारत के, वहाँ से आए। वहाँ क्या 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 बन रहा है, क्या क्या नहीं बन रहा है, इसको भविष्य में देखी जाएंगे। और सारे सभी को मैं एक साथ में समेत मैं वो संबोधन करता हूँ। और हमारे मेरे गांव से भी हमारा ये झा साहब आए, हाँ वो झा साहब है, ये हिसाब किताब रखने के लिए भारत सरकार का राज्य में कितना पैसा खर्चा है सब उनको पता होता है, हर राज्य का होता है। लेकिन इनको ही खाली याद होता है कि हम लोग को पता नहीं होता है कितना पैसा कहाँ जा रहा है, हमारा इकोनॉमी क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, हमें पता नहीं होता। और हम जिज्ञासा भी नहीं रखते हैं कि कितना पैसा है, हमारा राष्ट्र का कितना पैसा है। हाँ, ये बोलते हैं ना प्लान में कितना है, नॉन प्लान में कितना है, और सारा जो लैंडिंग एजेंसी के पास कितना है हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन हमारे झा साहब पूरा ध्यान रखता है। इसलिए हम अब झा साहब अब कब रिटायर होगा आने के बाद में हमको ये फाइनेंस सिखाना है। हम यहाँ पे एक क्लास लेके हम सब लोग सीखेंगे, और हमारे जो आ रहा है ना पीढ़ी ऊपर, इनको ये सारा चीज़ सिखाने का बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हम झा साहब के यहाँ पे और सब लोग आ पाए। तीस्ता हिमालय जो ये हिंदी की एक पत्रिका है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इनका छवि है। आप जाइए नाथुला में भी, मैं वहाँ जाता हूँ तब आर्मी के बंकर में क्वार्टर में इनका तीस्ता हिमालय वहाँ पे होता है। मैं गुवाहाटी में गया था, गुवाहाटी में भी मैंने देखा था। लेकिन तीस्ता हिमालय इतना अच्छा पत्रिका ये प्रांत में हिंदी का निकला है, लेकिन हिंदी पढ़ने वाला लोग बहुत कम होता है। हाँ, नेपाली पढ़ने वाला लोग कम होता है। कभी कभी मैं दिल्ली में जाता हूँ तो बड़े बड़े जो राजकमल प्रकाशन है वहाँ से मैं किताब लिया करता था। बेचारा वो बुड्ढा बोल रहा था मुझे, आज से 15-20 साल आगे का बात कर रहा हूँ, बोल रहा था कि हम आगे तो 10,000 प्रति हम छपते थे, 5,000 में आ गए, अभी 1,000 हम छपते हैं 8 बाग में, वो भी लाइब्रेरी में देते, तब जीविका होता है बोलता है। तो हिंदी का हालत कभी ऐसा हो रहा है देश में। सब अभी तो हम अंग्रेजी में सब चीज़ करते हैं, सब अंग्रेजी को।
सब हमारे यहाँ एक बोतल का पानी, एक स्कूल बैग और उसमें टिफिन देके बच्चे को लेके हाथ में लेके, बुढ़ा लोग का तो ड्यूटी बन गया सबका। हाँ, सब बुढ़ा लोग बच्चे के लिए वो जाते हैं। तो अब बुढ़े लोग तो दादाजी ये सब जाते हैं, अभी जाते हैं, सब लोग जाते हैं उसको, लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं है वहाँ पे। आश्चर्य क्या है, हमारा भारत का सांस्कृतिक विरासत क्या है, ये सारा चीज़ वहाँ नहीं सिखाया जाता है। एक विडम्बना की बात है, ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। और हिंदी के लिए ये जो हमारे उत्तर बंग क्षेत्र में, सारा भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ये एक पत्रिका एक निकल रहा है। अभी कितना दिन तक चलेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये कठिन काम है। मैंने भी ये छापने का काम 1977 से किया था बनारस से। उस टाइम में यहाँ पे प्रेस भी नहीं था, यहाँ पे सिलीगुड़ी में यहाँ पे नहीं था, बनारस से छापना पड़ता था। उस टाइम में क्या होता है कि 1/8 साइज में प्रिंट होता था, अक्षर जोड़ के प्रिंट होता था। और 16 पेज का 1/8 साइज का इसका 16 पेज का फरमा एक बार में बनारस में ही छपता था। तो वहाँ सस्ता होता था, हम वहाँ जाके छपता था। दीपक प्रेस वगैरह वगैरह प्रेस बहुत सारा प्रेस था, वहाँ पे छपते किताब बना के हम लेके आते थे। वो जमाना था। और धीरे धीरे अब कंप्यूटर आ गया, सारा चीज़ आ गया, थोड़ा बहुत खर्च भी बढ़ गया। ये किस्ता भाई हिमालय भी कैसा ये निकल रहा है मुझे पता नहीं, ये डॉक्टर साहब को पता है, इसलिए इसमें मैं डॉक्टर साहब को क्या बोलूँ। हाँ, अब आप इतना समाज के लिए, हमारे हिंदी भाषी लोगों के लिए आप इतने बड़े काम कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको नहीं, जो इतने लोग यहाँ पे जमा हुए, हाँ, आपके कारण से इससे जुड़े रहे वो लोग, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आगे के दिन में ऐसा हमारा ये जो पत्रिका तीस्ता हिमालय, हाँ, और जैसा पत्रिका 2-3 निकलना चाहिए था तो नहीं निकल रहे। अब हम सब मिलके ये तीस्ता हिमालय को हमको बचाना है, चाहे पहाड़ से हो, चाहे समतल से हो, सारा जगह से मिलके ये पत्रिका को आगे बढ़ाना है। ये सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील ये पत्रिका मैं मानता हूँ। तो इसलिए हमें समाज का नीचे में वर्ग के थोड़ा ऊपर उठाने के लिए हमारा मेहनत हरदम रहता है, ये रहना भी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि सब हम विभाजित होते चलते चलते निकल गए। ये किसी तरह से भी विभाजित नहीं करना है समाज को, हाँ, हमारे नागरिक को। तो इसके लिए हम सबको आगे आना है। एक स्रोत हमारा तीस्ता हिमालय है और इसके माध्यम से हम यहाँ के लोग यहाँ करेंगे, हाँ, मेहता जी वहाँ करेंगे, है ना, चौहान जी वहाँ करेंगे, भाई साहब, ये सब सारा अपने अपने जगह से हम करेंगे, करना जरूरी है। और तीस्ता हिमालय का कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ। मैं सोचता हूँ कि इसका कभी तो मेहता जी बनाए, हम गुजरात में आके ये कार्यक्रम करेंगे, है ना, राजस्थान में करेंगे, हरियाणा में करेंगे, ये भी हमें सोचना होगा, ताकि ये क्या है कि हम वहाँ भी देखेंगे क्या है ना। इसलिए हम सबको, इसके लिए मैं एक सोचता हूँ कि एक ये प्रोग्राम के लिए हमें थोड़ा आर्थिक ये सहयोग सबसे होना चाहिए। और एक फंड तैयारी करके हमारा डॉक्टर साहब ने करके ये कार्यक्रम हमको करना है, तब अच्छा होगा। बाहर जाके थोड़ा देख के वहाँ से कार्यक्रम करके आने से कोई पूछता है तो भाई हम तो फलना जगह गया था, बहुत अच्छा लगता है। और पत्रिका की गरिमा भी थोड़ा ऊपर उठ जाता है। इसलिए इसमें भी डॉक्टर साहब ध्यान दें। और सारा चीज़ तो आप कर रहे हैं, आप अकेला कर रहे हैं इसमें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतना तो समाज के लिए दिया है। ठीक है, आपका अब सब मिल के हम आपको साथ देंगे, आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ के हम सब काम करें। ये हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, हाँ, इसलिए समाज के लिए सब लोग आ गए। और आज लोग जो सब लोग यहाँ पे उपस्थित जितने हुए हैं, ये कम नहीं है, बहुत है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम 1 और 2 करके आगे इससे बड़ा हॉल में हम आप सबसे मिलेंगे। और एक बार फिर डॉक्टर साहब और रंजू सिंह और उसका बेटा, ये परिवार को मैं एक बार
बहुत धन्यवाद देता हूँ। इनका भी सहयोग डॉक्टर साहब को है, इसलिए घर का तो एक अच्छा होना ही चाहिए। तो इसलिए आप सबको, वो घर का नहीं, हम भी यहाँ पे आए, हमको भी धन्यवाद मिलना चाहिए सबको, हम भी आ रहे हैं। तो इसीलिए आप सबसे सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मेरा सारे काम जो है उसमें अपना सहयोग आर्थिक रूप से और सृजनात्मक रूप से और बाकी जो भी सहयोग हो सके उस तरीके से करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मेरे साथ जो प्रांत हैं उन सारे प्रांतों में हर तरीके के पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं। उन पुरस्कारों और सम्मानों की बात ऐसी है कि वो सरकारी सम्मान होते हैं, अधिकांश सम्मानों में राजनीति होती है और वो जो सम्मान राजनीति से प्रेरित होकर दिए जाते हैं वो एक गुट विशेष को या किन्हीं विशेष योग्यताओं को, जैसे चाटुकारिता है या कोई और उनकी अपनी ऐसी योग्यताएं हैं जो सृजनात्मक नहीं है। तो इस तरीके के जो सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इन सम्मानों पुरस्कारों की भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी जो विशेषता ये है कि ये इन सब चीजों से ऊपर है। ये सम्मान और पुरस्कार जैसे डॉक्टर अभिनव साधक जय चक्रवर्ती मान्यवर 15 नवंबर 1958 को उत्तर प्रदेश के कन्नौज जनपद के एक गांव में जन्मे श्री जय चक्रवर्ती अपनी साहित्यिक प्रतिभा के बल पर हिंदी काव्य जगत में समकालीन नवगीत, हिंदी गजल, मुक्तक तथा दोहे के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। अब तक प्रकाशित आपके 2 दोहा संग्रह संदर्भों की आग और जिंदा है आँखें, अभी 2 नवगीत संग्रह थोड़ा लिखा समझना ज्यादा और जिंदा है अभी संभावनाएं, एक मुक्तक संग्रह हमारे शब्द बोलेंगे तथा एक गजल संग्रह आखिर कब तक चुप बैठे हिंदी साहित्य जगत में पर्याप्त प्रशंसित और चर्चित हो चुके हैं। हिंदी के अधिकांश प्रतिष्ठित दोहा, नवगीत, गजल तथा मुक्तक संकलनों साहित्य पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनात्मक सहभागिता देखी जा सकती है। आपका रचनाकार जीवन संघर्षों और मानवीय तथा जन्मादि मूल्यों को पूरी तरह समर्पित है। वैचारिकी के स्तर पर आप शीर्ष से पांव तक आम आदमी के कवि हैं। आपका हर स्थिति में सहज सरल रहकर जीवन को यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर अनुभव करना तथा उन पहलुओं को मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ कविता में ढालना विचार और संवेदना के स्तर पर चमत्कृत करता है। अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से अलंकृत आप एक श्रेष्ठ काव्य शिल्पी तथा मानवीय गुणों से संपन्न प्यारे इंसान हैं। आपकी रचनाएं आपकी सतत साधना की प्रतिश्रुति हैं। छंदास कविता की दृष्टि से आप राष्ट्रीय स्तर पर बहुत समर्थ कवि हैं। आपका सार्थक सृजन ही आपकी पहचान है। आपका निर्मल निश्चल व्यक्तित्व और वैचारिक लेखकीय प्रतिबद्धता आपको कवियों लेखकों की भीड़ से अलग करती है। आपकी कविताएं सामाजिक पक्षधरता को एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य में उजागर करती है तथा अपने समय समाज राजनीति के जरूरी ब्यौरों से शुरू होकर शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष को अभिव्यक्ति देती हैं। आप जैसे प्रतिष्ठित ख्यातिलब्ध साहित्यकार को हिंदी काव्य जगत को समृद्ध करने और आपके बहुअमूल्य योगदान का अवलोकन कर हम अमरावती साहित्य सृजन पुरस्कार 2023 प्रदान कर गौरवान्वित हैं। हम आपके सुदृढ़ सृजनशील स्वस्थ सुखी सक्रिय जीवन की कामना करते हैं। रमाश्रय सिंह संरक्षक, धीरेन्द्र नाथ शुक्ल अध्यक्ष, रंजू सिंह प्रकाशक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह संपादक, प्राध्यापक 14/4/2024 अमरावती अपर गुरुनगर प्रधान नगर सिलीगुड़ी जिला दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। प्रतिरोधी जनधर्मी सृजन के सशक्त हस्ताक्षर शैलेंद्र चौहान मान्यवर। गद्य और पद लेखन में समान अधिकार रखने वाले शैलेंद्र चौहान का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में 8 फरवरी 1954 ईस्वी में हुआ। ये जनपक्षधर जन्मादि प्रगतिशील साहित्यकार, संवेदनशील कवि, कहानीकार, प्रखर आलोचक, गंभीर सजग तथा सचेतन संपादक के रूप में हिंदी साहित्य जगत में विख्यात हैं। साम्यवादी जीवन से अभिभूत वैज्ञानिक रचना दृष्टि एवं सामाजिक राजनीतिक यथार्थ की कलात्मक अभिव्यक्ति शैलेंद्र चौहान जी के रचनालोक की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। इनकी कलम चुकना तथा झुकना नहीं जानती। अनुभूत शक्ति खुरदरी जमीन से उगी इनकी जनधर्मी कविताएं
रचनाएं संघर्ष की गाथा हैं। उनकी जनधर्मी सौंदर्यधर्मी कविताएं सौंदर्य के प्रति अपने समय के संघर्ष का राग छेड़ती हैं। इस संघर्ष का संधान है जीवन तथा समाज को सुंदर बनाना, विषमता विहीन एवं उन्नत बनाना। शैलेंद्र जी का सृजन प्रगतिशील चिंतन तथा जीवन सौंदर्य की अवधारणा को एक नए आयाम एवं चिंतन बिंदु पर अवस्थित करना है। इनकी रचनाओं में सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ अपने बहुआयामी रूप में प्रकट हुआ है। इनकी सभी रचनाओं में जन सरोकारों का प्रतिरोधी स्तर प्रबलता के साथ निखर है। अतः ऐसे मूलधन प्रगतिशील जनवादी मूल्यों के जन पक्षधर रचनाकार शैलेंद्र चौहान जी को सिलीगुड़ी से प्रकाशित पूर्वोत्तर की एकमात्र जनधर्मी वैचारिक पत्रिका आपका तीसरा हिमालय सृजन सम्मान 2023 प्रदान कर हम गौरवान्वित हैं। हम शैलेंद्र जी के सुदीर्घ स्वस्थ सुखी सृजनशील जीवन की सदा कामना करते हैं। परमाश्रय सिंह संरक्षक, रंजू सिंह प्रकाशक, डॉक्टर एन प्रसाद सिंह संपादक, पराध्याय 14/4/2024, अमरावती अपर गुरुनगर प्रधान नगर सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। आपका तीसरा हिमालय अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन सम्मान 2023 वारंट अग्रणी सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व की धनी तरावती अग्रवाल। आदरणीय, आप उदात्त भावनाओं की कवित्री हैं। आपका समग्र जीवन समाज संस्कृति के उत्थान और सेवा में मानव कल्याण में लगा रहा है। सामाजिक सांस्कृतिक सेवा के प्रति आपकी व्यक्तिगत आस्था एवं रुचि है। अग्रणी समाज सेविका तरावती अग्रवाल जी का व्यक्तित्व अपने आप में समाज के लिए एक उज्ज्वल दृष्टांत है। आप व्यवहार में भी सदा से उदारचेता, सहयोगी, सहज, सरल, मधुर और स्नेहशील हैं। आप स्वभाव से बहुत ही मिलनसार एवं जीवन के प्रति उदात्त भाव रखती हैं। दुबली पतली काया की तरावती जी अपने मधुर व्यवहार, आचरण और सृजनशीलता से अपने प्रशंसकों एवं मित्रों का हृदय अनायास जीत देती हैं। अपने व्यक्तित्व को किसी भी संकुचित सीमा में बांधना इन्हें प्रिय नहीं है। दीर्घकालीन सामाजिक सांस्कृतिक सेवाओं, प्रयासों, अवदानों तथा अपने कृतित्व एवं व्यक्तित्व से जीवन क्षेत्र में अर्जित विशिष्ट उपलब्धियों के लिए हम अमरावती रघुवीर सामाजिक सांस्कृतिक उन्नयन सम्मान 2023 से अलंकृत कर सम्मानोपाधि प्रदान कर अपने को गौरवान्वित मनोमोह करते हैं तथा आपके उज्ज्वल, सुखद, स्वस्थ, सक्रिय, सुदीर्घ जीवन की हार्दिक कामना करते हैं ताकि आप सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान में निरंतर लगे रहें। परमाश्रय सिंह संरक्षक, रंजू सिंह प्रकाशक, डॉक्टर एन प्रसाद सिंह संपादक, पराध्याय 14/4/2024, अमरावती अपर गुरुनगर प्रधान नगर सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। आपका तीसरा हिमालय प्रशस्ति पत्र वारंट वरिष्ठ साहित्यकार, सामाजिक चेतना के कुशल शिल्पी रामकिशोर मेहता। मान्यवर, बहुआयामी व्यक्तित्व तथा कृतित्व के धनी बहुविधाओं के सफल साहित्यकार रामकिशोर मेहता जी का जन्म 20 सितंबर 1947 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के गांव बड़ावाजीपुर में हुआ। इन्होंने कई विधाओं, कविता, उपन्यास, एकांकी, समीक्षा, व्यंग्य, निबंध आदि में अपनी कलम चलाई है। हिंदी जगत इनकी रचनात्मकता से भली तरह परिचित है। एक कुशल अनुवादक भी हैं। इनकी कविताएं एवं अन्य रचनाएं लोक विरोधी धार्मिक परंपराओं को एक चुनौती देती हैं जो असहमति का अधिकार, मनुष्यता के विकास का मार्ग रोकती हैं। इनकी रचनाएं प्रतिवाद है, संवाद है, संघर्षधर्मी है एवं खरी है। इनकी ख्याति प्रगतिशील जनवादी साम्यवादी दर्शन से अभिभूत ऐसे संवेदनशील जनपक्षधर रूप में है जिसने स्थापित भावधारा में बहकर विचारधारा की पतवार कभी नहीं छोड़ी। इन्होंने अपनी जुझारू काव्य यात्रा में साधारण जीवन को अपने समय, समाज, राजनीति का हमेशा गहरा मार्मिक साक्षात्कार किया है। इनकी रचनाएं किसी तरह की तटस्थ कलात्मक बनावट न होकर संपूर्ण अस्तित्व का एक प्रतिपक्ष प्रतिरोधक वैचारिक संघर्ष है, क्रांतिकारी युद्ध है। इतिहास की वैज्ञानिक जनवादी दृष्टि ने इनकी रचनाओं को धारदार बनाया है, अपने को जोड़ा है। इस अवसर पर हम आपको उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार की ओर से प्रशस्ति पत्र प्रदान कर गौरवान्वित हैं। साहित्य जगत में आपका व्यक्तित्व तथा कृतित्व अभिनंदनीय है। हम सदा आपकी अविराम साहित्य साधना से अभिभूत होकर आपके सुदृढ़, स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की कामना करते हैं। तरावती अग्रवाल, डॉक्टर सरिता मिश्रा, संरक्षक, उत्तरबंग हिंदी ग्रंथागार। अर्चना शर्मा, अध्यक्ष, डॉक्टर एन प्रसाद सिंह, सचिव। पराध्याय 14/4/2024,
अमरावती, अपर गुरुनगर, प्रधाननगर, सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। आपको सब बहुत बहुत शुभकामनाएं। के रूप में सिक्किम में कार्यरत आपका तीसरा हिमालय प्रशस्ति द्वारा प्रतिभावान बहुआयामी एक बड़ी शख्सियत डॉक्टर विजय कुमार झा। डॉक्टर विजय कुमार झा प्रतिभावान बहुआयामी व्यक्तित्व वाले मृदुभाषी अंतर्मुखी एक बड़ी शख्सियत है। आप भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में प्रथम श्रेणी के अकाउंट जनरल ऑडिट अधिकारी के रूप में सिक्किम के गंगटोक में कार्यरत है। भारतीय लेखा परीक्षक विभाग के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण शैक्षणिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य करने का कीर्तिमान आपने स्थापित किया है। एक सक्षम व ईमानदार अधिकारी के तौर पर आप CAG कैट द्वारा 2023 में सम्मानित किए जा चुके हैं। आप आपका तीसरा हिमालय पत्रिका का सर्वप्रथम आजीवन सदस्य बने तथा उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार के साथ भी आपका आंतरिक लगाव है। आपकी योग्यता तथा कर्तव्यनिष्ठा को देखते हुए सिक्किम सरकार ने अपने शैक्षिक तथा प्रशासनिक विभागों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। आपकी विभिन्न उपलब्धियों के मद्देनजर उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार की ओर से यह प्रशस्ति पत्र प्रदान कर हम गौरवान्वित हैं। हम आपके सुखद, स्वस्थ तथा सार्थक जीवन की कामना करते हैं। तारती अग्रवाल, डॉक्टर सत्ता मिश्रा, संरक्षक, उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार। अर्चना शर्मा, अध्यक्ष। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव, प्रदेय 14/4/2024, अमरावती, अपर गुरुनगर, प्रधाननगर, सिलीगुड़ी, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल। फोन किसको दे रहा है? मैम इधर देखिए। ओके, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत राशि प्रदान करेंगे अग्रज श्री रामाश्रय सिंह जी। चौहान जी को सम्मान राशि RP सिंह, महेंद्र सिंघल जी, रतन प्रकाश सिंघल जी प्रदान करें। और तब से लगातार निकल रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पत्रिका में विचार के साथ साथ साहित्य को भी पूरा स्थान दिया जा रहा है। और जो विचार होता है वो विचार भी जो है वो सकारात्मक विचार होता है, प्रतिरोधी विचार भी होते हैं, संघर्षशील बातें भी उसमें होती हैं। कुल मिला के इसकी एक जो पूरी छवि है, पूरे जैसे कि कारगिल साहब ने पहले जिक्र किया, इसकी छवि पूरे हिंदी प्रदेशों में बहुत अच्छी छवि है और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका को माना जाता है। जयपुर में हमारे यहाँ मुझे याद है अभी 3-4 साल पहले जो सूचना कार्यालय था, वहाँ पे उसकी 2 प्रतियाँ जब मैंने वहाँ पे देखी तो लोग बताया कि ये पत्रिका जो है वो सिलीगुड़ी से निकलती है और इसके साथ में जुड़ा हुआ संबंध हूँ, तो लोग बहुत प्रसन्न हुए, सूचना कार्यालय के लोग बहुत प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से ये जो पत्रिका है कई जगह पे जाती है और लोग जो है इसको पढ़ते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसी अच्छी पत्रिका के लिए हम चाहते हैं कि ये निरंतर निकलती रहे, जो हमारे कार्की साहब की भी चिंता थी और हम सब लोगों की चिंता है कि ये पत्रिका हमेशा निकलती रहे और अच्छी तरह से निकलती रहे। तो ये पत्रिका का एक ताज़ा अंक जो है, नया अंक, इसका विमोचन, लोकार्पण आज हम लोगों के सामने होगा, तो इसको लोकार्पित करते हैं। आइए सब लोग, तो जो तीसरा हिमालय परिवार के सदस्य हैं वो भी इसमें आए और साथ में खड़े हों। कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हुआ, जिसमें लगभग 9 देशों से आए हुए प्रतिनिधि थे
भारत सरकार के विभिन्न राज्यों के सारे तो बात है अवकाश प्राप्त उसमें कई एक IPS अधिकारी भी थे और चोटी के साहित्यकार थे। इन लोगों ने कोलंबो में जो सम्मेलन किया उसमें बैनर में तीस्ता हिमालय का नाम लगाया गया, उल्लेख किया गया कि तीस्ता हिमालय के नाम पर सम्मान जारी किया गया जो कि स्तर पर प्रदान किया जाएगा। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसमें जिन लोगों को किसी ने देखा नहीं उनका भी इसमें जिक्र है। हालांकि इसकी एक सीमा है क्योंकि क्रांतिकारी तो हजारों की संख्या में थे, सबको समेटना मुश्किल है, लेकिन जो भी संभव के 13 अंक उनका एक पूरा का पूरा समग्र टाइप का यहाँ पर उपलब्ध है। जो लोग लेना चाहें वो उसको, जिसमें अद्यतन जो अभी नया अंक है ये भी उसमें शामिल है, वो अंक यहाँ पर उपलब्ध है। अगर कोई भी लेना चाहे तो उनकी कीमत 3000 रुपये है। 3000 नहीं, 300 रुपये। अरे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। उन स्थितियों में ऐसे साहित्य के रचने वाले लोग हैं, लेकिन वो सब हाशिए पर कम ही लोग हैं। हम देख रहे हैं कि जो लोग साहित्य का सृजन कर रहे हैं वो उनकी समझ और उनके उद्देश्य बहुत निहायत अलग होता है। इस पूंजीवादी समय में, आज के व्यापारी और बाजारी समय में हर आदमी चाहता है कि उसका जो साहित्य है वो एक वितरण का माध्यम बन जाए, एक मार्केटिंग उसकी हो और वो बिके, लोगों तक पहुंचे। तो ये स्थितियाँ जो है, हमारे जो उद्योगपति लोग हैं, जो हमारे कॉर्पोरेट हैं, तो ये जो लिटरेरी फेस्टिवल लगाए जाते हैं, हर जगह जो है लिटरेरी फेस्टिवल, बड़े बड़े लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं। जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल बहुत प्रसिद्ध है। तो उसमें बड़े बड़े कंपनियों में जो है वो प्रोडक्ट आते हैं, बाहर से बहुत सारे लेखक आते हैं और उनका पूरा का पूरा जो प्रचार प्रसार है वो पूंजीपति लोग करते हैं। तो ऐसे उसमें सरकार भी सहयोग करती है। तो ऐसे कार्यक्रम तो हमारे यहाँ हो रहे हैं, लेकिन जो लोग असल में बहुत संवेदनशीलता के साथ लिख रहे हैं, जो संघर्षपूर्ण जिनकी स्थितियाँ हैं और जो समाज के लिए अपना कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रदान करने वाले हैं, उन लोगों के ऊपर चर्चा बहुत कम होती है और उनकी स्थितियाँ भी बड़ी खराब हैं। तो ये जो गुटबाजी है, हर तरीके से राजनीति है, ये सारी चीज़ें क्योंकि पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, तो एक लेखक को भी प्रभावित करती हैं, उसकी रचनाशीलता को भी प्रभावित करती हैं। तो आज हम इस विषय पे ये बात करेंगे कि आज का समय जो है वो समय रचनाकारों के लिए कितना उपयुक्त है और उनकी रचना को धार देने के लिए कितना उपयुक्त है। आज एक और चीज मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि आज का दिन जो है 14, क्या है ये 14 अप्रैल 14 अप्रैल जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज जन्मदिन है। तो एक ये भी एक उसने लेखकों के सामने के सदियों से जो लोग दबे कुचले रहे और जिनके बारे में सवर्ण लोग लिखते हैं, उनकी अपनी कलम नहीं चलती थी, तो उनके बारे में उन्होंने पिछले 2-3 दशक से उन्होंने स्वयं मोर्चा संभाला। खासतौर से महाराष्ट्र में दलित पेंशन वगैरह ने जो मोर्चा संभाला 1960 के आसपास। तो अब आज की तारीख में उनका साहित्य भी काफ़ी प्रचलित हो रहा है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इसी तरीके से स्त्रियों का साहित्य, स्त्रियों ने पहले लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत प्रभावी रूप से पिछले कुछ दशकों में ही लिखना शुरू किया है और वो आजकल साहित्य बहुत लोकप्रिय हो रहा है, लोग बहुत पसंद किया जा रहा है स्त्रियों का साहित्य और काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से लिख रही है। खासतौर से जो आदिवासी लेखिकाएँ हैं, दलित लेखिकाएँ हैं, वो भी बहुत अच्छा तरीके से लिख रही है। अब जयसिंता केरवट्टा जो है कवित्री है आदिवासी, उसकी कविताएं बहुत महत्वपूर्ण, बहुत प्रभावी हैं। जन्माष्टमी समारोह की अध्यक्षता कर रहे कॉमरेड श्री रामाश्रय सिंह साहब, मंच पे आसीन प्रगतिशील चेतना के महत्वपूर्ण लेखक, कवि, पत्रकार हमारे अध्यक्ष श्री शैलेंद्र चौहान साहब,
अहमदाबाद से पधारे संघर्षशील लेखक श्री रामकिशोर मेहता साहब, श्री गार्गी साहब, श्रीमती तारावती अग्रवाल जी, डॉक्टर विजय कुमार झा साहब, आज का ये कार्यक्रम जिन्होंने पूरे मनोयोग से, श्रम से, अपने संघर्ष से इतने गरिमापूर्ण ढंग से आयोजित किया, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब, भाभी श्रीमती रंजू सिंह जी, सभागार में उपस्थित श्री देवेंद्र शुक्ल जी, ओम प्रकाश पांडे जी, श्री करण जैन जी, डॉक्टर अजय कुमार साहू जी हमारे मित्र हैं, बहुत पुराने, और श्रद्धेय रामबख्श बेरीपुरी जी के पारिवारिक अंश श्री बेरीपुरी साहब, एसपी साहब, मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ। हमारी बहनें, मैं दरअसल भाषण नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कुछ बातें जरूर मैं करना चाहता हूँ सब इस मौके पर, जो बातें मेरे मन में है। तो भाषण को किनारे करके बातचीत के अंदाज में मैं कुछ बातें सब रखना चाहूँगा। आज का जो विषय है, चौहान साहब ने बताया कि हमारा समय, जिस समय में हम रह रहे हैं, जी रहे हैं, उस समय में एक रचनाकार के सामने, एक सामाजिक कार्यकर्ता के सामने, एक उस व्यक्ति के सामने जो समाज को अपनी तरह से देखता है, जो सच को सच कहने का और झूठ को झूठ कहने का साहस रखता है, उस व्यक्ति के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। थोड़ा सा संजीदा हो जाए, मैं कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ आप सबसे। आप सब 2 जन बैठे हुए हैं यहाँ पर, और मैं बात शुरू करूँ इसके पहले मैं संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महापंडित श्रद्धेय राहुल सांकृत्यायन साहब की स्मृति को भी प्रणाम करता हूँ। आपने इस अवसर पर मुझे सम्मान के योग्य समझा। मैं आपका किस्सा हमारे परिवार के सभी की पूरी टीम को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब को, भाभी रंजू सिंह जी को और पूरे परिवार को, उनके प्रति मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं कि आपने मेरी भावनाओं को, मेरी वैचारिकी को अपना समर्थन दिया। दोस्तों, मैं समझता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो लेखक हो या कुछ और, उसका अतीत, वर्तमान और भविष्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके हिस्से का जो समय है, उसका सृजन उसी से खाद पानी लेकर जन्म लेता है। ये जो समय है, यही हमारी वैचारिक उथल पुथल का कारण बनता है, जो अंततः हमारी रचनाओं को हमारे समाज के सामने लाता है। आज हम जिस समय में जी रहे हैं, वो बेहद भ्रम और संशय का समय है। हमारी संस्कृति को, हमारे भूगोल को, हमारे को, यहां तक कि हमारे शब्दों को भी भ्रम का मुखौटा पहनाकर इस कदर कंफ्यूज कर दिया गया है, इस कदर भ्रमित कर दिया गया है, इस कदर राह से विचलित कर दिया गया है कि हम क्या गलत है, क्या सही है। मित्रों, ये आकस्मिक अचानक रूप से नहीं हुआ है, बहुत सोची समझी और बहुत सुनियोजित तरीके से इसे ऐसा जानबूझ के किया जा रहा है ताकि सच और गलत का फर्क ही लोग भूल जाएं। इतिहास को विकृत किया जा रहा है, अपने ढंग से दोबारा उसे अपने ढंग से लिखा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां, आज जो लोग हैं जिन्होंने 50 साल, 60 साल, 70 साल का जीवन जिया है, वो सच्चाई जानते हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कंफ्यूज हो जाए, उन्हें सच और
गलत का पता ही न चले। इस तरह हमारा इतिहास किया जा रहा है। और ये सब इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है कि जब तक हम कुछ समझ पाते हैं तब तक षड्यंत्रकारी अपना काम करके आगे निकल चुका होता है दूसरी किसी घटना को अंजाम देने के लिए, और हम ठगे से देखते रह जाते हैं। कई अर्थों में ये हमारी स्मृतियों को विलुप्त करने का भी समय है। हमारी याददाश्त को खत्म किया जा रहा है। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे डिमेंशिया और अल्जाइमर का आखिरी स्टेज का समय भी कह सकते हैं। हर व्यक्ति अपने समय की जो बीमारी है डिमेंशिया और अल्जाइमर, उससे धीरे धीरे जाने अनजाने ग्रसित होता जा रहा है। कल हमारे साथ क्या हुआ था आज हम आराम से भूल जाते हैं, और भूलते ही अगली घटना के सच को भूलकर उसे ही सच मान लेते हैं जो हमें दिखाया जा रहा है। दरअसल वो सच होता ही नहीं है, लेकिन हम उसे सच मान लेते हैं। विज्ञापन देखते हैं ना, जिस विज्ञापन में जितना अधिक झूठ होता है उतना ही उसे मजबूती के साथ सच बनाकर हमारे सामने परोसा जाता है। हमारा वर्तमान समय भी इसी अवधारणा पर आकर टिक गया है। रोजाना जो लिखा जा रहा है, बड़े बड़े मंचों से, सभाओं में, रैलियों और यहां तक कि देश की पार्लियामेंट में भी जो बोला जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, उनका अधिकांश हकीकत से दूर, बहुत दूर होता है। लेकिन देखते देखते ये सारे के सारे झूठ सच का मुखौटा पहनकर हमारे समय पर चस्पा हो रहे हैं। परिवर्तन और विकास जैसे दो शब्द इस समय बहुत लाइमलाइट में है। परिवर्तन और विकास, इन दोनों शब्दों से हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। इन पर धूर्तता की इतनी मोटी परत चढ़ा दी गई है कि इन शब्दों के वास्तविक मायने ही कहीं खो गए। वास्तविक परिवर्तन क्या होता है, वास्तविक विकास क्या होता है, ये समझना बहुत कठिन हो गया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि धर्म शब्द भी आज इसी शातिर भ्रमजाल में फंसा दिया गया है। धर्म को पहले निहायत व्यक्तिगत आचरण की वस्तु माना जाता था, लेकिन आज उसे राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। सवाल पूछना और आलोचना करना बर्दाश्त के बाहर हो गया है और देशद्रोह की श्रेणी में इसे रख दिया गया है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, किसी की आलोचना नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत सारे विशेषण बने हुए हैं। देशद्रोही है आप, गद्दार हैं आप, पाकिस्तानी हैं आप, और इस पर भी अगर नहीं मानेंगे तो आपके लिए जेल है। लोग अर्थात पब्लिक, जन कीड़े मकोड़ों की तरह तंत्र के बूटों के तले रौंदे जाने को आवश्यक है। तंत्र लोक है या यहां लोकतंत्र भरपूर। अब ये सिस्टम जो हमारा सिस्टम है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की, मैं किसी नेता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। बीच बीच में मैं छोड़ रहा हूं अपना जो ये मेरा भाषण है, समय की अपनी सीमाएं हैं। जन की आवाज या तो खत्म कर दी गई है या फिर दरबारी चारणों और ठाटों की आवाज में तब्दील कर दी गई है। जो लोग जयकारे लगा रहे हैं, जो लोग सिस्टम के आगे नतमस्तक है, उनकी जय जयकार हो रही है, वो सुरक्षित हैं। और अगर प्रतिरोध की कोई आवाज कहीं से उठती है
तो उसे बुरी तरह कुचल दिया जा रहा है। हम अपने समय की बात कर रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी से फिर कहता हूं कि समय के भ्रमजाल ने अधिकांश उन लोगों को भी फांस लिया है जिनके हाथों में कलम है। अभी चौहान साहब कह रहे थे, लेखकों की बात, कवियों की बात। भैया प्लीज ये चाय वाला थोड़ा रोक देते यार, मेरे को भी फंसा लिया है। जिनके हाथों में कलम है, जो अपने आप को स्कॉलर कहते हैं, ये सब आत्मसमर्पण की मुद्रा में सिस्टम के हर स्याह सफेद में जयकारों की धुन पर नाचने में व्यस्त हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप जो भी लिखते हैं, सभी विद्वान बैठे हुए हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं यहाँ पर, आप जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसमें आपको अपने समय की पड़ताल जरूर करनी चाहिए। अपने समय के भीतर झांकने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अनुमान अवश्य लगाना चाहिए। आप कहें कि इससे क्या होगा, मैं कहता हूं इससे कुछ हुए ना हो, आपको तसल्ली जरूर मिलेगी और सावधान रहने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यकीन मानिए आप अपनी भूमिका में, अपनी जिम्मेदारी में और अपने किरदार से बेईमानी कर रहे हैं। देश के इतिहास में अभी बहुत एक ताजा घटना घटी है, आप सब अवगत है उससे। उस घटना ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया है। कारपोरेट घरानों और सैकड़ों छोटी बड़ी कंपनियों से अरबों रुपए का चंदा खाकर उन्हें न सिर्फ मनमानी करने की छूट दी गई है, बल्कि देश के खिलाफ और आम आदमी के खिलाफ किए गए उनके हर अपराध को अनदेखा कर दिया गया है। दोस्तों, ये महज एक घटना भर नहीं है, इसके निहितार्थ बहुत गहरे और बहुत भयानक हैं। मैं किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या संस्था की बात नहीं कर रहा हूं। हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने इस लूट और झूठ के खिलाफ कुछ बोलने का साहस किया? जब हम की बात करते हैं तो इसका आशय समाज का हर वो व्यक्ति होता है जो खुली आंखों और जागृत विवेक से अपने समय को देखता है, सोचता है, पढ़ता है और लिखता है। विद्यार्थी, शिक्षक, पत्रकार, लेखक, कवि, वकील, वैज्ञानिक, डॉक्टर इत्यादि कोई भी। आप सोच रहे होंगे कि मैं समय का जिक्र बार बार क्यों कर रहा हूं। इसलिए कि हमारा समय बहुत क्रूर, विकराल और जटिल है। मैं इसे सिर्फ कुछ घटनाओं या उदाहरणों से परिभाषित नहीं कर सकता। मुझे अपने एक नवगीत की कुछ पंक्तियां याद आती हैं सत्र पे कि पांव रखिएगा संभल कर ये अंधेरों का समय है, पांव रखिएगा संभल कर ये अंधेरों का समय है। फन निकाले हर दिशा से एक डर फुफकारता है, फन निकाले हर दिशा से एक डर फुफकारता है। आदमी का आदमीपन ही यहाँ उभारता है। नजर रखिएगा चतुर्दिक ये लुटेरों का समय है, नजर रखिएगा चतुर्दिक ये लुटेरों का समय है। पांव रखिएगा संभल कर ये अंधेरों का समय है। साजिशें पहने हुए हैं होठ पर शुभकामनाएं, साजिशें पहने हुए हैं होठ पर शुभकामनाएं। मछलियां तालाब की कैसे बचाएं अस्मिताएं। क्या पता फांसे किसे कब ये मछलियों का समय है। पांव रखिएगा संभल कर ये लुटेरों का समय है। और इसी नवगीत की अंतिम पंक्तियां हैं कि अट्ठहासों से भरे स्वर बेधते प्रतिपल चमन को। अट्ठहास किया जा रहा है, ठाके लगाए जा रहे हैं। जब कहीं कोई किसी कौम का कोई व्यक्ति, उसकी मॉब लिंचिंग होती है, मारा जाता है, तो कुछ लोग हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा हुआ, मर गया साला। अट्ठहासों से भरे स्वर बेधते प्रतिपल चमन को। कैद में रखा गया है सूर्य की उजली किरण को। हर शजर पर उल्लुओं के अशुभ डेरों का समय है। पांव रखिएगा संभल कर ये अंधेरों का समय है। कोई एक घटना हो और सारे मध्यवर्गीय लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन पूरा जो मध्यवर्ग है हिंदुस्तान का,
उसमें साहित्य की कितनी पहुंच है, उसकी साहित्य में कितनी रुचि है, इस बात का आपने कभी किया कि नहीं? अगर उसकी रुचि ही नहीं है साहित्य में, तो साहित्यिक जो संवेदना है, उस आदमी का जो ज्ञान की संवेदना है, वो कैसे विकसित होगी? ये बहुत मुश्किल बात है। तो इस तरीके से जो है इस विषय पे हमें विचार करना चाहिए। साहित्यिक सामाजिक संरचना और साहित्य के उसका क्या है? उसका एक पक्ष तो ये है कि हम संघर्ष करें और उसके बारे में पूरा लिखें, लेकिन हम पहुंच नहीं पा रहे हैं वहां पे। हम बहुत सीमा में लिख रहे हैं, जितने लेखक हैं जितने उतने ही पाठक हैं, करीब। अगर हिंदी पट्टी में 10,000 लेखक हैं तो उतने ही पाठक होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो पाठक और रचनाकार के बीच का जो अनुपात है, ये अनुपात कैसे विकसित है? अगर ये अनुपात नहीं बढ़ेगा तो साहित्य का जो प्रचार प्रसार है वो रुक जाएगा, और आगे हमारी जो युवा पीढ़ी है उसकी साहित्य में रुचि कमतर होती चली जाएगी, क्योंकि उसके सामने आधुनिक आनुपातिक ढंग से देखें तो सबसे कम पुस्तकालय हिंदी प्रदेशों में, पुस्तकालय सबसे कम पुस्तकों की दुकानें भी हिंदी प्रदेशों में। हिंदी मीडिया राजनीति और धर्म के विमुखीकरण के अभूतपूर्व गठबंधन से हिंदी पट्टी में गाली गलौज, झगड़ों, झूठ फरेब, नफरत, हिंसा भाषा के रूप में हो रही है। भाषा में ये सारी चीजें आ गई हैं। हिंदी बोलने वालों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही है। साफ सुथरी और अच्छी हिंदी बोलने वालों की संख्या चिंताजनक रूप से घट रही है। लोग क्या हिंदी बोलते हैं, वो किस भाषा में बात करते हैं, वो समझ में आने लायक बात है नहीं। बहुत अरसे के बाद आप सभी के बीच बैठी हूँ। अच्छा लग रहा है। विषय तो कुछ मुझे नहीं लगता कि इस विषय पर कोई जानकारी है, लेकिन उस समय को बीते हुए बहुत बड़ा अरसा और लिखने की परंपरा को छोड़े हुए भी बहुत बड़ा अरसा गुजर गया। तो ऐसा लगता है जैसे पिछले जन्मों की स्मृतियाँ कोई 25 वर्ष पहले। इस बीच क्या करती रही, क्या नहीं करती रही। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी जिद पर अड़े रहे, लगातार और जुड़े रहे। मैं आपके प्रेम को नमन करती हूँ कि मेरे जैसे जिद्दी व्यक्ति के साथ भी जुड़े रहे और फिर खींच कर वहीं ले आते हैं जहाँ डॉक्टर साहब को लगता है कि मुझे होना चाहिए। इस बीच में कुछ बातें आपका तिष्ठा हिमालय और हिंदी ग्रंथाकार जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया है, जो इसकी सिलीगुड़ी को जरूरत थी, इस तरह की एक मंच की, इस तरह के स्थान की। आपका तिष्ठा हिमालय तो 40 साल से चला ही रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये पत्रिका आज, और ये बहुत बड़े साहस का काम आज की डेट में है कि इसकी हार्ड कॉपी आपके हाथ में हर मंथ आता है। एक अकेला व्यक्ति अपनी तमाम रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक ताकत को लेकर चलता है और 40-45 वर्ष तक और इससे लंबा चलेगा। डॉक्टर साहब दीर्घायु हैं, ऐसे काम न करने की आवश्यकता नहीं है, वो हैं, वो जिएंगे और ये पत्रिका अभी और चलेगी। तो ये एक बड़े साहस का काम है और निश्चित रूप से हमारे जैसे लोगों को जो परम आलसी है और सब तरह के और काम करेंगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण पहलू साहित्य, रचना, धर्मिता, लेखन, अपनी बात कहना, दूसरे की बात सुनना, यही है ना इसका अर्थ। और आज की बात कहना,
और कोई आज की बात कह रहा है तो उसको सुनना, एक विशेष सौंदर्य बोध के साथ, एक विशेष शैली में। इसको बिल्कुल भूलकर हम जो तमाम दूसरे तरह के काम करते हैं, तमाम दूसरी तरह की चीजें करते हैं, कुछ भी नहीं कर पाए इन जैसे व्यक्तियों को, तो हम इतना जरूर विचार करें अपने भीतर कि कॉर्पस फंड, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ फंड कैन बी क्रिएटेड, उनके उसका सृजन किया जा सकता है। और उसके लिए सिलीगुड़ी के लोगों को आना होगा, हमारे जैसे लोगों को। मैं अपने आप को पहले रख लेगा, मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। बहुत अच्छा। तो वैसा ही जो लोग यहाँ है, जयप्रकाश भाई साहब के बैठे, कर्ण भी है और लोग भी हैं, सभी के नाम लेने की आवश्यकता नहीं, जो सक्षम है। देखिए, वो तन भी दे रहे हैं, धन भी दे रहे हैं, मन भी दे रहे हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूं कि आप सब दें, सब देने की क्षमता मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन अकेला व्यक्ति थक जाता है। कभी कभी हमें सम्मान करने के लिए वो बुलाए और हम यहाँ आ गए, किसी आयोजन में हमें बुला दिया और हम यहाँ आ गए। अपने आप हम सभी, मैं एक आह्वान अपने लोगों से, क्योंकि इसीलिए मैंने संबोधित ही किया है कि मेरे लोग, हमारे लोग जो पुराने लोग हैं वो यहाँ बैठे हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं विज्ञापन नहीं कर रही हूँ, आई एम सॉरी, आई डोंट एडवर्टाइज, लेकिन जिस ढंग से ये व्यक्ति काम कर रहा है, पागल के जैसे जुनून के स्तर, परिवार को झोंक दिया उन्होंने। आप देखिए, उनकी पत्नी इसी काम में लगी हुई है, आप देख रहे हैं 16-17 साल का बेटा भी इसी काम में लगा हुआ है। वो क्या करना है, अक्सर मेरी बड़ी लड़ाई होती है लोग साथ मेरे घर आते हैं, मुझे क्या मिलेगा आपको। मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ जिन लोगों के हाथ उठे हैं। कर्ण, आपका हाथ उठना चाहिए और ऊंचा उठना चाहिए, ये मेरा ऑर्डर है। उसको बचा जाएंगे, उसको बचा जाएंगे, उसको बचा जाएंगे, फलाने को बचा जाएंगे। सीधी बात कर रहे हैं। बचा बचा कर जब भी हम बात करते हैं तो बात में दम नहीं। रचनाकार का दायित्व ये कि वो पूरी ईमानदारी से सृजन करे, एक मानदंड। और जब रचनाकार पूरी ईमानदारी से सृजन करते हैं तो साहित्यिक रचनाकार है कि शिल्पकार है कि संगीतकार है कि वास्तुकार है कि नृत्यकार है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सृजन में प्राण आता है। बड़ी दिक्कत सिर्फ हिंदी साहित्यकार के साथ नहीं, सभी तरह की सभी भाषाओं के साहित्यकारों के साथ एक बड़ी दिक्कत ये है कि साहित्यकार ये मानता है कि जय चक्रवर्ती जी जिन्होंने जो कुछ कहना था इस विषय के अनुसार, उन्होंने वो तो सब कह दिया। और मैडम अग्रवाल ने बहुत बढ़िया बात कही और ये निश्चित रूप से ये आवाज कम पहुंच रही है क्या? मेरे लिए बहुत कठिन बात है क्योंकि मैं वक्ता तो नहीं, मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक ऐसा सीधा साधा सा आदमी हूँ जो सीधी सीधी बात पत्थर की तरह लोगों को मारता है और वो चुभती रहती है और मैं चुपचाप अपनी बात कह करके चला जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि चौहान साहब ने ये विषय जो है मेरे लिए रखा है कि मिस्टर तुम अपने आप की परीक्षा दो कि तुम क्या लिख रहे हो और वो कितना हमारे समाज के लिए उपयोगी है। ये एक परीक्षा है मेरे लिए। मैं मूलभूत रूप से अपने स्वर में व्यंग्यकार हूँ
ठीक है, मेरे ख्याल से तो मेरे बिना उसके इसकी काम कर जाए। जी 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 बिल्कुल। और जब मैंने सबसे पहली एक किताब मेरी आई तो उस किताब की भूमिका में मैंने कुछ कहा, और वो ये था कि व्यंग्य जो है प्रवृत्तियों पर होना चाहिए, व्यक्तियों पर नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि व्यंग्य तो व्यक्तियों पर ही होता है, व्यक्ति ही हमें लिखते हैं, प्रवृत्ति खासतौर से बहुत मुश्किल से मिलती है। मुझे याद पड़ता है कि एक देवकांत बरुआ जी थे जिन्होंने ये कहा था, तो एक व्यक्ति थे देवकांत बरुआ जी, यहीं आसपास के इलाके के कहीं थे, और उन्होंने एक बात कही थी, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। लगता है वो आज बहुत व्यापक रूप से फैला हुआ है और उस पर व्यंग्य करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसी समय एक और जो बहुत वरिष्ठ व्यक्ति जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, ज्ञानी जैन सिंह जी, उन्होंने कहा था कि मैं तो इंदिरा गांधी के कहने पर झाड़ू भी लगा सकता हूँ। मुझे लगता है कि व्यंग्य कहीं ऐसी प्रवृत्तियों से पैदा होता है और हमारे जैसे एक साहित्यकार को बड़ी कठिनाई हो जाती है कि हम चुप कैसे रहें। आदरणीय की जय चक्रवर्ती जी की बात उसमें किताब में थी, चुप कब तक, और मेरी भी एक कविता संग्रह है जिसका शीर्षक ही है कि चुप कब तक, हम कब तक चुप रहे। सच बात तो ये है कि भाषण देना मेरे लिए एक असंभव सी चीज है। बस मैं ये सोचता रहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ और मैं लिखता ही क्यों हूँ। बस लिख जाता हूँ जो मुझे बहुत अधिक मुझे तंग कर रहा होता है, मेरे अंदर एक गुस्सा पैदा कर रहा होता है, एक ग्लानि पैदा कर रहा होता है, एक दर्द पैदा कर रहा है। मैं एक संवेदनशील प्राणी के रूप में जब सामने जो होते हुए देखता हूँ और उस पर जब मुझसे सहन नहीं होता, जब सहन नहीं होता तब मैं लिखता हूँ। ये एक मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि ये मेरी अपनी मुक्ति है, जिससे मैं, जैसे कि हम कोशिश करते हैं कि हम संवाद, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तो किसी से हम बांटते हैं अपनी बात, हम किसी से बांटते हैं अपनी बात। और मेरा पूरा लेखन जो है वो बांटना ही है अपनी बात। मैं अपनी बात एक छोटी सी एक अपनी बात के रूप में, एक किताब की भूमिका के रूप में लिखा था। एक कहानी है, उसको मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ। और वो कहानी ये है कि एक राजा था, उसके सर पर सींग थे, उसका एक नाई था। वो नाई उम्र आई और गुजर गया, एक दूसरा नाई अपॉइंट किया गया, और जब उसने देखा कि उसके राजा के सर पर सींग है तो बेचारा घबरा गया। राजा ने उसे धमकी दी कि तुम ये बात किसी से कहना मत, अगर तुमने कहा तो तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। तो बेचारा वो बीमार हो गया, यही सोच करके कि मैं अपनी बात को कैसे रोकूं। मन में एक वो आ रहा था, तकलीफ आ रही थी उसकी, और बीमार पड़ गया। और उसकी बीमारी का इलाज कहीं नहीं मिला। राज्य वैद्य जी उसके पास आए क्योंकि वो राजा का नाई था। तो उन्होंने देखा कि ये आदमी कुछ बात कहना चाहता है, तो अपना मुंह दबा लेता है, होठ दबा लेता है। तो उसने कहा उससे कि तुम एक काम करो, तुम उस अमुक जंगल में जाओ और देखिए वहाँ पर एक महावृक्ष है, बरगद है का वृक्ष है, और उसके तुम अपनी बात उससे कह करके चुपचाप चले आओ। और वो अपनी बात कह करके उससे चला आया और वो ठीक हो गया क्योंकि वो अपनी बात को कह सकता था। इसके बारे में संगीतकार लोग बोलते हैं कि तबला बोले दींग दींग, राजा के सर पर सींग सींग। लेकिन मैं इसे अपने ढंग से कहता हूँ कि मैं एक लेखक के रूप में पेड़ के बेटे कागज से अपनी बात कह करके मुक्त होता हूँ। क्या बात, पेड़ के बेटे कागज, पेड़ के बेटे कागज से अपनी बात कह करके मैं मुक्त होता हूँ। तो मेरा लेखन जो है मेरी अपनी मुक्ति भी तो है ही है, लेकिन आपसे संवाद भी है। मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मेरा दुख है वो आपका भी होगा निश्चित रूप से, और हम अगर एक दूसरे से संवाद कर सकें, एक दूसरे से बात कर सकें, तो ये हमारे समझ का भी विस्तार होगा और एक हम कह भी रहे होंगे। एक ऐसे ही दूसरी एक किताब के बारे में उसकी भी भूमिका में मैंने एक
बात लिखी थी, और वो भी एक लोकोक्ति से एक आई है बात। और वो लोकोक्ति है कि एक गांव था पुराना, और उसमें से एक हाथी निकल करके चला गया, और उसके जो पैरों के निशान थे वो उन्हें जो है किसी ने नहीं जानते थे कि हाथी इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा, सब लोग घबराए कि ये कैसे निशान है। तो उन्होंने जो गांव का जो मुखिया था उससे पूछा जा करके कि ये क्या है। तो उसमें एक वो पाँव में चक्की बांध के पाँव में पग में इसके हिरना कूदा, पग में चाकी पग में चाकी बांधकर हिरना कूदा हो, उन्होंने कहा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है ऐसे लोग बहुत सारे हैं कि जो इतना भ्रम हमारे चारों तरफ बड़े आराम से फैला देते हैं कि पग में चाकी बांध के हिरना कूदा हुआ है, ये हमारे इतिहास के साथ में हो रहा है, हमारे भूगोल के साथ में हो रहा है, और वो व्यक्ति सबसे ज्ञानी है। ऐसे एक कविता संग्रह पर एक बात दिमाग में आई थी, और समय जो था ऐसा था कि जब बाबरी मस्जिद वो गिराई गई थी, और मैं सोचता था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपनी एक छोटी सी कविता उस पर लिखी थी। यदि मैं इस देश का मुसलमान होता तो पूछता अपने हिंदू भाइयों से, संघियों, बजरंगियों, दंगाइयों से कि तुमको और कितनी मस्जिदें चाहिए गिराने के लिए, ताकि तुम भी कर सको इतिहास में मुकाबला आतताइयों से। क्या बात, ताकि तुम भी कर सको इतिहास में मुकाबला आतताइयों से। और कहता, मंदिरों को तोड़कर जितनी भी मस्जिदें बनी उनमें खुदा आज तक आया नहीं। और कहता, मंदिरों को तोड़कर जितनी भी मस्जिदें बनी उनमें खुदा आज तक आया नहीं। और ये जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बनेगा, इसमें कोई भी प्रतिष्ठित हो, इससे कोई भी प्रतिष्ठित हो, कौशल्या का जाएगा नहीं। इससे कोई भी प्रतिष्ठित हो, इसमें कोई भी प्रतिष्ठित हो, कौशल्या का जाएगा नहीं है। और कितनी भ्रूण हत्याएं कर भय तुम्हारा दूर होगा, पूछता कंस के कसाईयों से, यदि मैं इस देश का मुसलमान होता तो पूछता अपने हिंदू भाइयों से। यदि मैं इस देश का मुसलमान होता तो पूछता अपने हिंदू भाइयों से। मुझे अपने जो डाउन टोडन है, जो सबसे पीछे रहने वाले जन हैं, उनमें स्त्रियां भी हमारे यहाँ, उनको भी एक बहुत सपोर्ट की जरूरत है। और मैंने देखा है कि हमारा जो मिथक रहा है वो स्त्रियों को दबाने में बड़ा प्रबल काम किया है। और मैंने अपने लेखन में ये कोशिश की कि मैं उन स्त्रियों को जो हमारे मिथक में काली रंग दी गई है, ब्लैक पेंटेड कर दी गई है, उन्हें मैं एक ग्रे शेड में लेकर के आऊं, उनको मानवीय रूप में देखूं। और इस ढंग से मैंने 3 उपन्यास उन स्त्रियों पर लिखे हैं, जिनके एक एक नाम में एक अम्बा है, एक केकई है और एक सुपर्णखा है। आप उन उपन्यासों को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब ये मानवीय है। ये नहीं कि सुपर्णखा है तो उसके 2 सींग उगे हुए हैं, इतने लंबे लंबे दांत लगे हुए हैं, और उसके हाथों में खून, नाखूनों में उसका खून उड़ा नहीं। वो सब भी मानवीय चरित्र है, उनको भी मानवीय तरीके से देखा जाए। स्त्री को मतलब जो हमारे दबे कुचले पात्र हैं उनको भी सब वैसे ही देखा जाए। और एक और मुझे लगा कि एक और जगह है जहाँ कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या और गायब होती हुई लड़कियाँ, उस पर मैंने एक पुस्तक लिखी। मैं किसान का बेटा हूँ और मुझे बहुत अच्छे से दर्द होता है, मैं किसान की स्थिति देखता हूँ। मुझे अपनी याददाश्त से समय से आता है कि जब इंदिरा गांधी ने 1971 के आसपास 1 क्विंटल गेहूं की, वो करीब 2000-2,500 के करीब आता है। उस समय पर 250 रुपए तोला सोना था। 2.5 क्विंटल गेहूं बेच करके एक किसान जो है 1 तोला सोना लेकर के आ सकता था। आज 1 तोला सोना लेकर के किसान को लिए कम से कम 20-25 क्विंटल गेहूं बेचना पड़ेगा। यानी कि परचेज पावर पैरिटी की बात है। उसके गेहूं की सामर्थ्य कितनी गिर गई है, इसको हम में से कोई देखता नहीं है। और एक गेहूं की बात नहीं है, और सारे प्रोडक्ट की भी बात ऐसी है। तो किसान हमारा आत्महत्या कर रहा है, लेकिन उस पर कोई
वो बेचारा मांगता रह जाता है कि मेरा एक MSP दे दो मुझको, और उसके बाद कोई सुनाई नहीं पड़ती। ये हमारे समय का सत्य है जिस पर के हमें काम करना चाहिए, और मैंने एक किताब जो है उस पर लिखा। जब मैं लिखने की आ रहा है इसलिए कि जैसे कि आप कुछ लोग जानते हैं कि मेरा लाइन टोटली डिफरेंट है। साहित्य से और लिखने पढ़ने से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये बात कार्तिक साहब ने आपको शुरुआत में ही बता दी, तो मैं सोचता हूँ कि आपकी अपेक्षाएं उसी तरह की होगी मुझसे। लेकिन यहाँ पहले भी एक दो बार आ चुका हूँ, ये शायद दूसरी बार है। मुझे ये जान के बड़ा हर्ष हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि आप लोगों में इतनी बड़ी सृजनशीलता है, आप लोग इतना बढ़िया लिखते हैं, एक सवाल करते हैं और दूसरे अपने वक्तव्य में उनका रिस्पॉन्स भी उसमें रहता है। तो यहाँ सवाल भी उठते हैं और समाधान भी होते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो एक बात मुझे अभी तक समझ में आई कि दो तीन बातें हैं, उसमें एक बात जो समझ में आई मुझे कि साहित्यकारों को जो लिखते हैं उनके मन में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको लगता है कि अभी फिलहाल एक भ्रम की स्थिति है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रम की स्थिति क्यों है, और ये भ्रम कौन फैला रहा है, कैसे फैला रहा है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग, हम जैसे लोग, हम इस भ्रम में फंसते कैसे चले जा रहे हैं। जब अभी तक जो मैंने सुना मुझे ऐसे ही लगा कि हमें लगता है कि इसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे पहले सूचनाओं की अभाव थी, लोगों के पास सूचनाएं कम हुआ करती थी, साधन कम थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज नहीं थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी। आज के डेट में प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ये संभावनाएं बनती है कि लोग मिसगाइडेड हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि आज के जो जनरेशन है वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो गलत और सही में फर्क कर लेते हैं। बट एज अ साहित्यकार शायद आपको लगता है कि ये जो नया जनरेशन है या ज़्यादातर लोग हैं वो शायद फर्क नहीं कर पाएंगे, और एक खास उससे संबंध रखने वाले लोग वो एक रेटोरिक पैदा करते हैं और बाकी लोग उस पर स्वे हो जाते हैं, तो उस पर बह जाते हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं हो सकता है कि मैं लंबे समय से गवर्नमेंट में हूँ तो वैसा है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि लोग उस श्रेय में बह जाते हैं। आजकल के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, वो बहुत अच्छे से फर्क कर लेते हैं। मुझे लगता है वो जो गैप है वो है जनरेशन का ही गैप है और कुछ भी नहीं है। बाकी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप लोग। ये छोटे छोटे झलकियों से मुझे पता चल रहा है, मैं तो कभी ऐसा नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन हम आप जैसी ऑडिट की बात की आप लोग जानते होंगे, वो हमारे पूर्व भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, उनके साथ हम लोगों ने काम किया 5 years तक, बहुत अच्छा रिपोर्ट रहा। और रिपोर्ट की जो बातें हैं उस पर डिटेल में यहाँ चर्चा नहीं कर सकते, उसका एक अपना आयाम होता है ना। लेकिन अब मैं ये थोड़ी सी सम्मान के विषय पे आता हूँ। ये जो सम्मान आपका तिस्ता हिमालय परिवार की तरफ से मिला है, सम्मान तो सबको अच्छा लगता है और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है ये सम्मान को ग्रहण करते हुए। लेकिन हमारा सम्मान आपने जो हमें दिया, उस सम्मान को हम लेते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा सम्मान आपके प्रति ज़्यादा है। ये आपका तिस्ता हिमालय परिवार है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह साहब को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ। एक प्रकार से काफ़ी अंतरंग है और मिलना जुलना कम होता है, लेकिन लगभग पारिवारिक संबंध के हिसाब से है, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है जी बहुत। और ये मैगजीन के विषय में मैंने थोड़ा बीच में पढ़ता हूँ, एक प्रति वो भेजते हैं और वो पता भी करते हैं कि मिला कि नहीं मिला। इसमें काफ़ी सीरियस है वो और इतनी गहराई से और इतने सीरियसनेस से वो काम करते हैं। मुझे लगता है अगर सरकार में भी हमारे सारे लोग ऐसा काम करें तो पता नहीं सरकार कहाँ पहुँच जाए, कितनी प्रगति हो जाए। आई विश कि हम लोग भी ऐसे ही काम करें। इसके समय के साथ साथ डॉक्टर साहब ने न्यूज़ चैनल भी बनाई है और ये एक बहुत अच्छा कदम है कि आप समय के साथ चलें।
नहीं तो ऐसी बहुत एग्जाम्पल है कि अगर आप समय के साथ नहीं रहते तो आपका फिर वजूद ही खत्म हो जाता है। व्यवसायिक तौर पे, सामाजिक तौर पे सभी से समय के साथ परिवर्तन होता है। तो ये आपने बड़ा अच्छा काम किया और इसको मैं देखता रहता हूँ। इसमें रंजू मैडम जो न्यूज़ पढ़ती है तो मुझे उसमें सत्यम शिवम सुंदरम वाली पहले वाला जो दूरदर्शन का न्यूज़ है उसकी झलक दिखाई देती है। क्या बात है, क्या वो तो मैडम को बेला मैडम ने बताई, सॉरी घर का नाम बेला जी है, हम तो बेला के नाम से जानते हैं। तो बेलावती मैडम ने जैसे बता दिया आपको कि सिलेक्टिव की बहुत ज़रूरत थी। डे बाई डे आप तो ज़्यादा इस विषय में जानकारी रखते हैं। लोग अभी सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट के माध्यम से स्क्रीन टाइम में ही समय बिताते हैं, ये हार्ड कॉपी ले ही पड़ते हैं। और व्यावसायिक तौर से ऐसा होता है कि जिसकी डिमांड नहीं होती लोग उस लाइन में चलते रहते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया है कि हार्ड कॉपी एक फिजिकल स्पेस आपने दिया है, तो जो पढ़ना चाहे उसके लिए बहुत अच्छा माहौल है। ऐसे होते हैं कि लोग समय के साथ जो परिवर्तन आते हैं तो ये सब चीज़ लोग छोड़ते जाते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे वो कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। आते थे बहुत पहले, आप उसके एडिटर थे, तो मैं आपको 30 साल पहले से पढ़ता था और मैं बहुत प्रभावित होता था कि मतलब कैसे लिख लेते होंगे। लिखना एक बात है और इतने सालों तक इससे जुड़े रहना, मतलब मुझे मेरे समझ से थोड़ा बाहर है। मतलब ये जल्दी बोर हो जाते हैं। और देखते देखते डॉक्टर साहब का साहित्य के डॉक्टरेट बन गए, मुझे पता ही नहीं चला। तो मेडिकल डॉक्टर से साहित्य के डॉक्टरेट हो गए और इनकी लेखनी में इतनी दम है, इतना दम है, इतना बढ़िया लिखते हैं, बेबाकी से लिखते हैं, निर्भीक होकर लिखते हैं, सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा कमांड है। मुझे लगता ही नहीं है कि ये मतलब वो डॉक्टर है, मुझे लगता है साहित्य के डॉक्टर है, साहित्य के लिए बने हुए हैं, जर्नलिज्म ही इनकी मतलब सब कुछ है। तो ये मैं जस्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता था और बहुत अच्छा लगता है जब आप लिखते हैं। आप इसको बनाए रखें। आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। समुपस्थित बुद्धिजीवी समाज सृजन धर्मी असम में मैं डॉक्टर साहब को बोला था कि जो आज सम्मानित हो रहे हैं उन पर मैं कुछ बोलूँगा, लिखूँगा, लिखा भी, लेकिन समय कम है, इसे अभी कुछ और आ गया है तो मैं इसी संदर्भ में 2-4 बात केवल करूँगा। समय का ध्यान रखिए। आज की चुनौतियाँ साहित्यकार का दायित्व मैं बहुत पहले लिखा भी हूँ, छपा भी हूँ। कहने का मतलब है आज का जो परिदृश्य है साहित्यिक परिदृश्य, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जितने भी परिदृश्य हैं विविध, सबमें प्रदूषण जो है घर कर चुका है। हम अपना आत्मलोचन नहीं कर रहे। आत्म प्रशंसा में आज विशेष रूप से जब से कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल में वर्षा के मेढक जैसे बड़े बड़े साहित्यकार कवि पैदा हो गए हैं और राष्ट्रीय कवि, विश्व कवि, क्या क्या घोषणाएं होती जा रही हैं। फेसबुक पर जब मैं देखता हूँ अपना फोटो डालते रहते हैं। ऐसा समय आएगा, हमको लग रहा है, यह तो सम्मान विलग है, खुद आत्मसम्मान हम अपना करेंगे, आयोजन करेंगे, लिखेंगे, अपनी आरती अपने उतारते रहेंगे, अपनी प्रशंसा अपने करते रहेंगे। यह माहौल जो है बनता जा रहा है। हाँ, ये बात है जो सच्चा साहित्यकार है, जनपक्षधर साहित्यकार है, जनवादी साहित्यकार है, उसकी चुप्पी कराने की व्यवस्था फांसीवादी शक्ति व्यवस्था कर रही है। साहित्य प्रेमियों एवं साहित्यकार प्रबुद्धजन, यह पत्रिका निकालना कितना कठिन काम है। जो पत्रिका निकालते हैं या निकाल चुके हैं, मालूम है
साहित्यकार जो लिखता है वह समय पर ही लिखता है, जिस समय में वह जी रहा होता है वह समय उस पर प्रभाव डालता है, उसे लिखने के लिए बाध्य करता है। और वैसे सबकी भावनाएं अलग अलग हैं, इसलिए अलग अलग रूप में वह देखता है। प्रतिक्रियाएं भी समय का अलग अलग लोगों पर अलग अलग ढंग से पड़ता है और सभी अपने अपने ढंग से अपने को अभिव्यक्त करते हैं। किसी ने कहा है, शायद गोविंद मिश्र ने कहा है कि हम तभी लिखे जब हम लिखे बिना न रह सके। यानी जब हम बाध्य हो जाए अपने को व्यक्त करने के लिए, बिना अभिव्यक्त किए शांति नहीं मिले, तभी लिखना चाहिए और तब जो लिखा जाएगा वह साहित्य। हमारे साहित्यकार, मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि आज का यह जो कार्यक्रम है इसमें एक ऐसी घटना घटी है जो आज के पहले नहीं घटी। क्या है वह घटना? अमरावती सृजन पुरस्कार से शैलेंद्र चौहान पुरस्कृत हो चुके, लेकिन इस बार इस मंच से आपका तीसरा हिमालय सृजन सम्मान से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, उनकी पुरस्कृत किया जा रहा है। यह एक नई कड़ी है। उसी ढंग से रामकिशोर मेहता जी को भी अमरावती सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और आज उत्तर बंग हिंदी ग्रंथागार की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया, तो यह भी एक बड़ी घटना है। इस तरह से ये दो नई घटनाएं यहाँ घटी हैं और एक जैसा मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह से बातचीत की है, वो कहेंगे कि नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे मन में जो बात उदित हुई थी उसको मैं कहना चाहूँगा। 4 तरह के सम्मान या पुरस्कार का जो समृद्ध रूप है वह हमारे सामने है आज। को बहुत बहुत बधाई। इतना कुछ सुन लेने के बाद नया कहने की बात तो दूर, कुछ कहने के लिए खोज पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन यदि हम सजग रहकर कुछ सुन रहे होते हैं तो अवश्य ही कुछ बेचैनी दिखती है, सहमति है, असहमति है। मैं किसी भी तरह की सहमति और असहमति व्यक्त करने के पहले एक बात स्वीकारना चाहता हूं कि रचना करना बहुत ही कठिन काम है और ऐसा लगता है कि जैसे जैसे जीवन के अंत पे पहुंचते हैं तो लगता है कि बेकार का काम है। क्योंकि मैत्रेयी पुष्पा ने नमस्ते समुद्र उपन्यास में जिक्र किया है कि मैंने इतने पन्ने रंगे, इतना कुछ लिखा और सब बेकार चला गया। लेकिन सवाल यहीं से प्रारंभ होता है कि ऐसा बोध क्यों? मैं सूत्र पकड़ना चाहता हूं, शैलेंद्र चौहान जी ने बात रखी है
आज का समय है और साहित्यकार का दायित्व। पहला दायित्व क्या है? आपने कहा कि अरुचि जग रही है, पाठक और रचनाकार के अनुपात बिगड़ ही नहीं रहे, विकृत ही नहीं हो रहे हैं, प्रदूषित हो चुके हैं। इस दिशा में यह मान लेना कि रचना या साहित्य सिर्फ और सिर्फ अभिव्यक्ति के नाम पर रचनाकार की मुक्ति की अपनी बेचैनी है। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ कह देना निजी बेचैनी से मुक्ति है। यदि ऐसा मानते रहेंगे तो हम नई पीढ़ी से जुड़ नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है, क्या सोशल मीडिया की तकनीक को हम साहित्यकार अपना पाएंगे? यदि अपना नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने पाठकों के साथ वह अनुपात खड़ा नहीं कर पाएंगे जिसके जरिए आज के समय में साहित्य की अपनी सार्थकता नहीं पाएगी। स्वागत करता हूँ इस पावन मिलने पर विवेकानंद स्वामी की इस पावन मिलने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय चक्रवर्ती मेहता जी, हमारे सलह जी, आदरणीय बड़े भैया, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्थितियां केवल राजनीतिक परिदृश्य में नहीं है, आदमी भी लगातार बदलता है, चाहे जिस क्षेत्र में भी। वो घड़ी के पेट्रोल की तरह सत्ता के साथ चल रहा है और ये बहुत विचित्र स्थिति है। जहां गुड़ हुआ पहुंच गए, आपके अंदर विसंगतियों से लड़ने की शक्ति नहीं है, आप लड़ना ही नहीं सकते। हर युग में हुआ ऐसा, ये कोई नया युग नहीं हुआ। आदरणीय विजय झा जी ने बहुत अच्छी बात की, भ्रम की स्थिति। आज मीडिया, सोशल मीडिया बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी के मत को बदल दे, क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन की इतनी शक्ति है कि वो रोज इंफॉर्मेशन ले रहा है। वो पुराना इतिहास पढ़ रहा है, जो इतिहास आपने सही पढ़ाया गलत पढ़ाया वो अलग बात है, लेकिन वो समझता है। बात सिक्के के एक पहलू की नहीं होनी चाहिए, दूसरे पहलू की होनी चाहिए। जब अस्तित्व के महिलाओं की बात आती है तो ग्लोबली महिलाओं की बात नहीं चाहिए। अफगानिस्तान से लेकर, अफ्रीका से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर यूरोप की स्त्रियों के सम्मान के स्वाभिमान की बात होनी चाहिए। हम एक तरफा जब बात करते हैं तो वो बात पूर्ण कभी नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। हमारे यहाँ तो यत्र नारी इसको पूजनते रमनते तत्रते होता है, इतना बड़ा गौरव नारियों को दिया गया है, फिर भी हमारा सवाल खड़ा ही रहता है। तो और अभी भी क्या है कि जहां हमें पहुंचना था, ये बात सही है कि हम उस विकास तक नहीं पहुंच पाए कि मनुष्यता का फटा आंचल हमें आज तक सीना नहीं आया। मनुष्यता का फटा, क्योंकि जो जिस लेवल पे पहुंच गए ना, उनको यदि कोई मान लीजिए शिक्षक है तो उसको छात्र की चिंता नहीं, कोई पूंजीवाद है तो उसको गरीब की चिंता नहीं। हर अपने अपने क्षेत्र पे जहां पहुंच गए सिर्फ भाषा पे बात चल रही है, यथार्थ पे बात नहीं चल रही। जब शिक्षक स्कूल में सिगरेट पिए तो वो ये उम्मीद करता है कि छात्र सिगरेट न पिए। आप अपने घर में दारू की पार्टी दे रहे हैं और ये संस्कार करते हैं कि मेरा बेटा दारू नहीं पिए। अजीब बात चल रही है, मतलब मुझे मेरे समझ से परे कि मनुष्यता का फटा आंचल हमें सीना नहीं आया, पराई पीर का प्याला हमें पीना नहीं आया। फरिश्तों की तरफ बात करते हैं बहुत, लेकिन आदमी बनकर अभी हमें जीना नहीं आया। गण और इस सभागार में उपस्थित कुछ मेरे मित्र, कुछ मेरे संदेह भी बैठे हुए हैं, मैं जो है सो इनको संदेह मानता हूँ। जिस नज़र में ऐसी 40 साल 45 साल पहले देखा उसी नज़र से इधर भी कुछ मुझे भैया कहते हैं, मैं किसी को बबुआ कहता हूँ, कोई चाचा कहने वाले हैं, कुछ मामा कहने वाले हैं। तो मैं यही अपील करूँगा कि जो आपका स्नेह, जो संरक्षण, जो समर्थन, जो प्यार, आशीर्वाद
अब तक टिस्टा हिमालय को मिलता रहा है, उस परिवार को मिलता रहा है, वो अक्षुण्ण रहे। और मुझे विश्वास भी है, मेरी अपील भी है कि वो सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। और आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में जो यहाँ सभी उपस्थित लोगों ने भूमिका निभाई, उसके प्रति मैं सबों को সব টেনশন ভুলে যেতে জীবনের মজা খুঁজে পেতে চলে আয় কিডস, চলে আয় বুড়োজন। ড্রিমল্যান্ড ড্রিমল্যান্ড ড্রিমল্যান্ড। गोल गोल घूमेंगे झूमेंगे नाचेंगे मौज मनाएंगे हम। घर नहीं जाना है मस्ती लुटाना है, हर पल को जिएंगे हम। ड्रीमलैंड 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 ड्रीमलैंड, द फन वर्ल्ड ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज शिलीगुड़ी।